हे फ्रेंड्स, क्या आपको ट्रू क्राइम थ्रिलर पसंद है जो सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई होती है, जैसे सेवन या फिर द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू? तो आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको स्क्रीन से जुड़ा रखेगी, बिगनिंग से एंड तक। इस मूवी को IMDb की रेटिंग है 7.7, जो इसके ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करती है। ये कहानी एक नोटोरियस सीरियल किलर की, जिसका नाम सुनते ही 1960s और 70s के सैन फ्रांसिस्को में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और इस केस को सॉल्व करने के लिए कैरेक्टर भी इक्वली फैसिनेटिंग है, जैसे कि रॉबर्ट ग्रे स्मिथ, एक कार्टूनिस्ट जो इस मिस्ट्री में खुद को ही इतना इन्वॉल्व कर लेता है कि उसकी जिंदगी बन जाती है। अगर आपने माइंड हंटर देखा है तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये भी रियल लाइफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है, जहां पुलिस और रिपोर्टर्स एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सस्पेंस का लेवल इतना हाई है कि आप गेस करते रह जाएंगे कि आखिर किलर है कौन, लेकिन एंड तक परेशान ही रहेंगे। तो तैयार हो जाइए एक अनदर थ्रिलिंग राइड के लिए, क्योंकि ये 2007 की लीजेंडरी मूवी है, द ज़ोडिएक। कहानी शुरू होती है 4 जुलाई 1969 वैलेजो CA से, जहां हमें डार्लिन नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बॉयफ्रेंड को पिक करती है और दोनों पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए पहाड़ी के एक सुनसान इलाके में चले जाते हैं। दोनों को बातें करते करते काफी देर हो जाती है और तभी पीछे से एक ब्लैक कार आती है। वो कुछ नहीं करती, वहां पर कुछ देर रुकती है और वहां से चली जाती है। उसकी थोड़ी ही देर बाद वो कार दोबारा लौट कर आती है और इस बार उसके अंदर से एक आदमी निकल कर आता है। ये दोनों कुछ समझ पाए इससे पहले ही इस कार से कोई निकलता है और इन दोनों को ही पकड़कर शूट कर देता है। उसके बाद वही किलर पुलिस को फोन करता है और बताता है कि मैंने इस प्लेस पर 2 लोगों को शूट कर दिया है। इसी के साथ में किलर ये भी रिवील करता है कि लास्ट ईयर जो मर्डर हुआ था वो भी उसी ने किया था। फिर कहानी आती है 4 हफ्ते बाद की सैन फ्रांसिस्को में। हम रॉबर्ट ग्रे स्मिथ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर ऑफिस आता है। रॉबर्ट क्रॉनिकल नाम के न्यूज़पेपर में एक कॉमिक एडिटर का रोल प्ले करता है या फिर जॉब करता है। अभी इन लोगों की एक मीटिंग चल रही होती है जहां पर एक सीरियल किलर का लेटर आता है। इस लेटर में किलर ने डार्लिंग की डेथ की सारी ही डिटेल्स दी होती है। डिटेल्स इतनी गहरी थी कि सभी को विश्वास हो जाता है कि जरूर ये लेटर किलर ने ही लिखा है। इस लेटर में हम एक और हीरो को देखते हैं, हमारा आयरन मैन मतलब पॉल को देखते हैं। लेटर के साथ में किलर ने एक कोडेड मैसेज भी दिया था और वो चाहता था कि पॉल या फिर कोई भी इस कंपनी से उस लेटर को डिकोड करे, और जिसके बाद में किलर अपनी आइडेंटिटी खुद न्यूज़पेपर में रिवील करेगा। और अगर क्रॉनिक इस पजल को न्यूज़पेपर में नहीं छापता तो वो 1 वीक में डजन भर लोगों को मार गिराएगा। रॉबर्ट का कहना था कि चाहे वो लोग इस पजल को छापे या ना छापे, वो किलर कभी भी अपना सामना नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। इसके बाद में किलर की काफी सारी डिटेल्स रॉबर्ट लेटर के अनुमान पे सभी लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी रॉबर्ट की बातों को सीरियस नहीं लेता और उसी के साथ में ये लेटर FBI को भेज देते हैं। FBI के सभी लोग इस लेटर को सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाता। अनफॉर्चुनेटली FBI भी इस कोड को डिकोड नहीं कर पाती और हार मानकर क्रॉनिक को इसी पजल को फ्रंट पेज पर नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में प्रिंट करना पड़ता है, जिसके बाद में एक हिस्ट्री प्रोफेसर और उसकी वाइफ इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं और तुरंत ही क्रॉनिक में कॉल लगा देते हैं। सबको इस बात का विश्वास भी हो जाता है कि रॉबर्ट ने जो भी अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही था, जिसके बाद पॉल और रॉबर्ट दोनों साथ में इस प्रोजेक्ट पे काम करने का डिसाइड करते हैं। पॉल ये भी बताता है कि उसका जो भी डिसीजन होगा या फिर जो भी रिसर्च होगा वो हर दिन न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में लॉन्च करेगा। देखते ही देखते 2 महीने और निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस उस किलर को अभी तक नहीं पकड़ पाई थी। उसके बाद में न्यूज़पेपर एजेंसी के पास में एक नया लेटर आता है जिसमें किलर ने अपना नाम ज़ोडिएक बताया था। उसने ये भी बताया था कि हाल ही में हुआ मर्डर भी उसी ने किया है। वो बताता है कि 27 सितंबर को नीपा काउंटी नाम की एक जगह है कैलिफोर्निया में, जहां पर एक कपल पिकनिक मनाने गया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक किलर आ जाता है और वो लड़की और लड़के दोनों को ही बुरी तरह से मार देता है। अनफॉर्चुनेटली लड़की की तो वहीं पर डेथ हो जाती है, मगर लड़का अभी भी कॉन्शियस था। मारने से पहले किलर उन्हें बताता है कि वो जेल से भाग कर आया है और उन्हें उनकी कार की चाबी चाहिए। वो दोनों ही अपने कार की चाबी उसे चुपचाप दे देते हैं, लेकिन किलर चाबी लेने के बाद में दोनों के हाथ बांध देता है और दोनों को चाकू से स्टैब कर देता है और खुद ही पुलिस को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देता है।
इस मर्डर की सारी जानकारी वो अपने लेटर में भी दे देता है। उसी के साथ में वो एक और हिंट देता है जिसमें लिखा होता है द बिगेस्ट एनिमल ऑफ लाइफ इज ह्यूमन। तभी रॉबर्ट के दिमाग में कुछ बात आती है और वो वहां पर से बुक लेकर आता है और पॉल को बताता है कि देखो इस बुक में यही लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ इज ह्यूमन। ये लाइन एक मूवी से ली गई थी जहां पर किलर एंटरटेनमेंट के लिए इंसानों का शिकार करता था। उस मूवी का जो किलर है उसका नाम भी जेड से ही स्टार्ट होता है। ये सारी डिटेल्स मिलने के बाद पॉल इन सारी डिटेल्स को अपने आर्टिकल में छाप देता है। इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद ज़ोडिएक किलर एक टैक्सी ड्राइवर को शूट कर देता है, मगर इस बार क्राइम की रिपोर्टिंग वो खुद नहीं करता बल्कि एक लेडी रिपोर्ट दर्ज कराती है। इसके अलावा हम यहाँ पर 2 और डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिनका नाम डिटेक्टिव देव और डिटेक्टिव आर्मस्ट्रॉन्ग था। सैन फ्रांसिस्को में ये पहला मर्डर था। इसके पहले के जो 2 मर्डर हुए थे वो दोनों ही अलग अलग प्लेसेस से हुए थे। माना जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे थे उन्होंने किलर को देखा था। उन बच्चों के अकॉर्डिंग किलर की हाइट 5.11 इंच थी, उसने ब्लैक स्पेक्स पहने हुए थे और वो एक वाइट मैन था। अगले दिन इकोनॉमिक टाइम्स के पास में फिर एक बार एक नया लेटर आता है जिसमें लेटर के साथ साथ उसी किलर ने ड्राइवर की खून से सना हुआ एक कपड़ा भी बेचा था। उस लेटर में ये भी लिखा था पुलिस वाले कितने बेवकूफ़ हैं, अगर वो चाहते तो कल रात को ही मुझे पकड़ लेते, मैं उसी गार्डन में मौजूद था, लेकिन उन्हें तो इस केस की कुछ पड़ी ही नहीं। उसने ये भी लिखा था कि अगली बार वो एक बस को टारगेट करेगा। अब देव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि कैब ड्राइवर का केस एक मामूली सा मर्डर केस है। पुलिस मुश्किलों का सामना करते हुए एक बार ये लोग प्रोफेशनल से सारे लेटर्स की ही राइटिंग की जांच करवाते हैं, जहां पर प्रोफेशनल चेक करके बताते हैं कि सारे लेटर एक ही इंसान ने लिखे हुए हैं। बहुत कोशिश करने के बाद में भी जब पुलिस को कुछ आइडिया नहीं लग पाता तो फाइनली वो डिसाइड करके उस 10 मर्डर वाली न्यूज़ को लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, जिसके बाद पूरा डिपार्टमेंट उसी काम को करने में लग जाता है। ये लोग लास्ट 2 मर्डर्स की डिटेल कॉल करके सभी से लेने लग जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि किलर ने 10 नंबर के शूज पहने थे और इस तरह के शूज सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वालों को ही मिलते हैं। तभी डेव से मिलने 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो उसे बताते हैं कि उन्होंने 3 ब्लॉक्स दूर एक इंसान को देखा था जिसके हाल चाल और दिखने में वो कुछ ज़ोडिएक जैसा ही लग रहा था, लेकिन हम उसे नहीं पकड़ पाए। तभी डेव स्केच वालों को बुलाकर उसकी स्केच बनाने के लिए कहता है। देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। डेव को एक रात कॉल आता है कि किसी फेमस टीवी सीरियल वालों को ज़ोडिएक ने कॉल किया है। उसने ये भी बताया है कि वो मॉर्निंग में कॉल करेगा, लेकिन उसमें शो के होस्ट के साथ साथ उसे जाना माना सेलिब्रिटी लॉयर मेल्विन बेली भी चाहिए, तभी वो शो में बात करेगा। सुबह होते ही डेव मेल्विन को स्टूडियो लेकर आ जाता है, जहां पर जिम, मेल्विन और डेव बात करते हैं कि कॉल ट्रेस करने के लिए उन्हें कम से कम 15 मिनट का टाइम लगेगा। ज़ोडिएक का कॉल आता है। ज़ोडिएक बताता है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उसी डर से बचने के लिए वो लोगों का खून करता है। ज़ोडिएक काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। 15 मिनट होने के पहले ही वो कॉल कर देता है और फिर दोबारा कॉल करता है। इस बार वो बताता है कि ये प्रॉब्लम उसे तब से शुरू हुई जब उसने एक 15 साल की बच्ची को मार गिराया था। मेल्विन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी वो उससे कहता है कि तुम सेंट मैरी चर्च के यहाँ लॉन्ड्री में आ जाना, लेकिन मेल्विन के साथ में ही पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पहले ही पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें ज़ोडिएक नहीं मिलता। इसके बाद ये पूरी रिकॉर्डिंग ब्रायन नाम की उसी लड़की को सुनाते हैं जो मर्डर में बच गया था, लेकिन वो बताता है कि ये ज़ोडिएक की आवाज़ है ही नहीं। कुछ दिन बाद क्रॉनिकल पे एक और लेटर आता है जिसमें पुलिस वालों का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था, जिसके अंदर एक कोडेड मैसेज और एक बॉम्ब के बनाने की डिटेल्स भी दी गई थी। देखते ही देखते कुछ टाइम और निकल जाता है और फिर हमें पता चलता है कि लॉयर मेल्विन को उनके घर पर ज़ोडिएक का एक लेटर मिलता है, जिसमें ज़ोडिएक ने लिखा था कि अब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ और अब शायद मैं अपना 10वां विक्टिम ढूंढने जाऊंगा। मेल्विन ये भी बताते हैं कि कई बार उनके घर पर ब्लैंक कॉल्स आए थे जिन कॉल्स को उनकी मेड ने उठाया था। इंसिडेंट के करीब 2.5 साल बाद हम एक महिला को रोड पर कार ड्राइव करते हुए देखते हैं, जिसे पीछे से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो उसे कार रोकने का इशारा करता है। उसकी बात मानकर वो कार रोक देती है। तब वो आदमी आकर उसे बताता है कि आपकी कार का पीछे वाला टायर ढीला है, लाइए मैं उसे टाइट कर देता हूँ। और वो इंसान उसे टाइट कर देता है, लेकिन न जाने वो क्या करता है, कुछ देर और आगे चलने के बाद में उसी लड़की का कार का टायर निकल कर अलग हो जाता है और वो बाहर निकल के देखती है तो वही आदमी उसे पीछे से लिफ्ट देने के लिए बोलता है। उसे उस शख्स पर डाउट तो होता है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो लिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उस आदमी के साथ में चली जाती है।
गाड़ी के बैठने के बाद कुछ देर हो जाती है और तभी वहाँ से गैस स्टेशन पास होता है। गैस स्टेशन के पास होने के बावजूद भी वो आदमी कार नहीं रोकता। जब वो लड़की उससे सवाल पूछती है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को मार डालने वाला हूँ। ये शॉट यहीं पे कट हो जाता है और उसके कुछ देर बाद हमें कैथलीन एक रोड पर खड़ी हुई दिखाई देती है, जहाँ पर एक ट्रक वाला था और वो जोर से चीख रही थी, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि अपनी और अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए वो चलती कार से ही कूद गई थी। इसके बाद कई साल कई महीने बीत जाते हैं। वो किलर मर्डर करता रहता है और उसी के बदले में लेटर भेजता रहता है। इतना ही नहीं, वो पुलिस का मजाक भी उड़ाता है और पूछता है कि अब बताओ मुझ पर कितना इनाम रखा है। मतलब बात साफ थी कि वो सिर्फ खुद को फेमस कराना चाहता था। इसके बाद पुलिस क्रॉनिकल को वार्निंग देकर कहती है कि इसके बाद अब तुम कोई भी आर्टिकल ज़ोडिएक से रिलेटेड नहीं छापोगे। हम देखना चाहते हैं कि इसके बाद वो किस तरह से रिएक्ट करता है। एक दिन रॉबर्ट और पॉल क्लब में बैठे हुए थे। तभी पॉल रॉबर्ट से कहता है कि ज़ोडिएक झूठा है। वो दूसरों के किए हुए मर्डर्स को अपने नाम पर ले रहा है और सारे मर्डर्स की डिटेल वो एक न्यूज़पेपर से लेता था। यही नहीं, वो दिखाता है कि जो साइन ज़ोडिएक यूज़ करता है वो भी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल या एक वॉच ब्रांड का साइन है। बहुत सी दिन बीत जाते हैं और अभी तक कोई भी मर्डर या फिर कोई भी लेटर सामने नहीं आता, लेकिन पॉल उसके बारे में कुछ न कुछ छापा करता था। ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है। तभी अचानक से पॉल के डेस्क पे ज़ोडिएक का लेटर आता है, जिसमें उसने उसे मारने की धमकी दी थी और उसने उसके एक लेटर में पॉल को होमोसेक्सुअल भी कहा था। जिसके बाद पॉल गन की रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद में वो खुद से गन चलाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। और अब रॉबर्ट भी हमेशा उसके साथ ही रहता था। अब क्रॉनिकल वालों ने इस लेटर को भी अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया था, जिसके बाद पॉल को काफ़ी सारे कॉल्स आने लग जाते हैं और तभी एक लड़की का कॉल आता है जो बताती है उसके पास ज़ोडिएक के बारे में इंफॉर्मेशन है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझसे आकर मिलो। पॉल को भी वहाँ उस आदमी से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो नेक्स्ट डे टीवी पर आकर ही बताता है ज़ोडिएक ने पहला मर्डर 1966 में किया था, जिसमें उसने एक लड़की को मारा है और इस चीज़ की न्यूज़ उसने रिवर साइड के पास वाले पुलिस स्टेशन में भी जाकर करी थी। लेकिन इन सब के बाद में पुलिस का नाम काफ़ी ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लोगों को लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। अगले ही दिन डेव और आर्मस्ट्रॉन्ग रिवरसाइड पहुंचते हैं इसी केस की पूछताछ करने के लिए। वहां पहुंचने के बाद पुलिस बताती है कि इस लड़की का मर्डर 1966 में हुआ था और उस किलर ने भी लड़की को मारने के बाद में इसी तरह के लेटर सभी को भेजे थे। लेकिन जब दोनों लेटर्स को टैली किया जाता है तो दोनों की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है। अब तक ज़ोडिएक किलर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था और अब जेल में भी लोग उसके बारे में नई नई बातें बताने के लिए आया करते थे। देखते ही देखते 8 महीने और बीत जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग को ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करते हुए एक लीड मिलता है। वो बताता है कि कुछ साल पहले उसके स्कूल में एक जैनिटर था, आर्थर। वो अक्सर मर्डर की बातें करता रहता था। उसने ये भी बताया था कि जब भी वो मर्डर करना स्टार्ट करेगा तो अपना नाम ज़ोडिएक यही रखेगा, और बच्चों को चिढ़ाने या छेड़खानी के चलते उसे जेल भी हो गई थी। और अब वो एक मील में काम करता है, इसीलिए डेव, आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी पूरी टीम उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। आर्थर बहुत ही लंबा और हट्टा कट्टा था। वो पुलिस को अपने सामने देखकर भी बिल्कुल भी नहीं डरता। वो ये भी बताता है कि उसने कभी भी किसी से ज़ोडिएक होने का दावा तो किया ही नहीं था। उसका दोस्त ज़रूर झूठ बोल रहा है। बातों ही बातों में पुलिस उसके शूज़ भी देखती हैं जो 11 नंबर के थे, जो सिर्फ मिलिट्री कैंप में ही मिलता था। आर्थर ये भी बताता है कि वो काफ़ी बार पुलिस का सस्पेक्ट रह चुका है और काफ़ी बार उसके घर और गाड़ी का भी चेकअप पुलिस द्वारा किया जा चुका है। एक बार उसकी गाड़ी में खून से सना हुआ चाकू भी मिला था, जिसके बारे में वो बताता है कि वो सिर्फ उसने एक मुर्गी मारी थी, जिसके कारण वो चाकू खून से सना हुआ था। इसके अलावा डार्विन से लेकर अब तक जो भी मर्डर्स हुए थे वहाँ पर आसपास की लोकेशन में ही आर्थर को पाया गया था। पुलिस को पर पूरा शक होने लग जाता है, जिसके बाद डेव उससे उसकी घड़ी मांगता है और ये जानकर उसे भी हैरानी होती है कि वो भी ज़ोडिएक कंपनी की ही थी। जिसके बाद पुलिस 99% श्योर हो जाती है कि ज़ोडिएक कोई और नहीं बल्कि आर्थर ही है। लेकिन एक बात से आर्थर छूट सकता था, क्योंकि ये एक लेफ्ट हैंडर था और अब तक जितने भी लेटर्स लिखे गए थे सारे के सारे राइट हैंड से ही हैं। उसके बाद ये तीनों उसके भाई और भाभी के पास जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, जहाँ पर वो तीनों उन्हें लेटर भी दिखाते हैं। जिसके बाद उसकी भाभी बोलती है आर्थर जब भी उन्हें क्रिसमस पर लेटर लिखता था वो भी इसी तरह से
क्रिसमस के लास्ट में डबल एस इसी तरह बनाता था। अब ये तीनों वापस आते हैं और अपने सीनियर को सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि आर्थर ही ज़ोडिएक है। हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि पॉल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ ज़ोडिएक के बारे में ही सोचा जा रहा था, जिसके कारण अब उसका दिमाग ख़राब रहने लगा था। एडिटर जब उसे इन पोस्ट को करने के लिए मना करते हैं, तब वो परेशान होकर जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी हम दूसरी तरफ डेव को देखते हैं, जिसने आर्थर के घर पर छापा मार दिया था। छापे के दौरान उन्हें वहाँ पर बहुत सारी गिलहरियाँ मरी पड़ी हुई मिलती हैं, जिन्हें आर्थर फ्रिज में जमा करके रखता था। वहाँ पर काफ़ी सारी अनलाइसेंस्ड गन भी होती है, लेकिन आर्थर फिर एक बार बच जाता है क्योंकि उन्हें उसके ज़ोडिएक होने का कोई भी लाइसेंस नहीं मिलता। देखते ही देखते 4 साल और बीत जाते हैं। अब तो ज़ोडिएक किलर के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, जिसे सब लोग बड़ी मज़े से देखते थे। डेव भी उसी मूवी को देखने जाता है, जहाँ पर वो जाकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, जिसके बाद में उसकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है। कुछ समय बाद डेव का पार्टनर आर्मस्ट्रॉन्ग भी इस केस से खुद को ट्रांसफ़र कर लेता है। पॉल के रिप्लेसमेंट में अब दूसरा रेडिटर काम भी रखा गया था। सभी लोग अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे। ज़ोडिएक ने भी लेटर लिखना बंद कर दिया था, लेकिन रॉबर्ट वो मानो अब भी वहीं था। रॉबर्ट ज़ोडिएक से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि अब उसने उसके ऊपर एक पूरी रिसर्च बना ली थी और वो बुक लिखने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसी बुक लिखने के ख्याल के चलते रॉबर्ट अब पॉल के घर आता है। पॉल इनिशियली तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि अभी तक रॉबर्ट उससे मिलने आया ही नहीं। 4 साल बीत चुके थे और अब आया भी है तो सिर्फ और सिर्फ ज़ोडिएक के लिए। पॉल उसे भी अब मूव ऑन कर लेने के लिए कहता है, लेकिन रॉबर्ट ने भी अब बुक लिखने की ठान ही ली थी, तो वो कहाँ रुकने वाला था। हमें ये भी पता चलता है कि रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड से ही रॉबर्ट की शादी भी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ज़ोडिएक में लगा हुआ था। एक दिन वो एक टीवी रिपोर्टर को इन्फॉर्म करता है और सभी के सामने अनाउंस कर देता है कि वो ज़ोडिएक के ऊपर एक बुक लिखने वाला है, जिसे सुनकर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद में सच में उसके घर पर उसे ब्लैंक कॉल्स आने लगे थे। कोई कुछ बात नहीं करता था, लेकिन सामने वाला उसी तरह लंबी लंबी सांसें लेता था। इसका मतलब साफ है कि रॉबर्ट और उसकी फैमिली की जान भी अब खतरे में है। गुस्से में इस बात से परेशान होकर उसकी वाइफ उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद भी वो अपना इरादा नहीं बदलता। फिर रॉबर्ट डेव के पास जाता है इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके लिए डेव पहले तो मना कर देता है, लेकिन उसके बार बार बोलने पर और उसकी डेडिकेशन को देखकर उसे नापा काउंटी के पुलिस स्टेशन में जाने को कहता है और वो कहता है कि वहाँ पर केन तुम्हारी मदद कर सकता है। जिसके बाद में रॉबर्ट नापा काउंटी जाता है। वहाँ जाके केन मार्लो उसकी हेल्प करता है और फाइनली उसे सारी डार्विन से लेकर सारे मर्डर तक की फाइल और डिटेल शेयर कर देता है। उसके बाद में वो वापस आकर डेव को बताता है डार्विन जो मरी थी वो अपने शहर की काफ़ी ज़्यादा फेमस लड़की थी और उसके काफ़ी सारे चाहने वाले थे, और उन सभी में से उसका एक दोस्त था जॉर्ज, और जॉर्ज की हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, इसीलिए डार्विन उसे अवॉइड करने लगी थी। लेकिन वो डार्लिन को फॉलो करने लगा था। अगर वही ज़ोडिएक रहा तो वो डार्लिन को बहुत पहले से जानता था। ऐसा ही करते करते 9 साल और बीत जाते हैं। अचानक ही इतने सालों बाद देव को क्रॉनिकल से एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि 9 साल बाद ज़ोडिएक ने फिर से एक बार क्रॉनिकल को एक लेटर लिखा है, जिसमें उसने साफ लिखा था कि वो डेव के ऊपर नज़र रखे हुए है और वो चाहता था कि पुलिस इस केस को दोबारा ओपन करे। लेकिन इस लेटर के चलते सभी को लगता है कि डेव ने खुद की पब्लिसिटी के लिए इस लेटर को लिखवाया है और वो लोग उसी को वहां से सस्पेंड कर देते हैं। अगले सीन में हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो डार्लिन की बहन लिंडा से मिलने जाता है और वो वहां पर जाकर उससे बोलता है कि तुम्हें पता होगा ना, जो लड़का उसके पीछे आया था उसका नाम जॉर्ज था ना। तब लिंडा हंसते हुए कहती है नहीं, उसका नाम तो ली था, जिसे सुनकर वो तुरंत ही सारे डॉट्स कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि आर्थर का पूरा नाम आर्थर ली था। इसका मतलब साफ था कि सभी को मारने वाला और कोई नहीं, ज़ोडिएक सिर्फ और सिर्फ आर्थर ली है। जिसके बाद में वो भागता हुआ उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जो अब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रॉबर्ट की बात को नहीं मानता।
रॉबर्ट की भी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उसने कार्टूनिस्ट का जॉब भी छोड़ दिया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ यही चढ़ा हुआ था कि कैसे भी करके उसे ज़ोडिएक को पकड़ना है। एक दिन रॉबर्ट की एक्स वाइफ उससे मिलने आती है और वो उसे काफ़ी सारे लेटर भी देती है, जिसमें से एक लेटर आर्थर ली का था। आर्थर की डिटेल्स में वो देख पाता है कि उसके बर्थ डेट 18 दिसंबर है और यही उसे याद आता है कि कुछ सालों पहले मेल्विन की मेड को एक कॉल किया गया था, जिसमें किलर या ज़ोडिएक ने बताया था कि उसका आज बर्थडे है। जिसके बाद रॉबर्ट भागता हुआ जाता है डेव के पास और डेव को जाकर बताता है, लेकिन डेव पहले तो दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन फाइनली वो न्यूज़ सुनने के बाद में और मेल्विन और आर्थर का नाम सुनने के बाद में गेट खोल देता है। वहां पर उन लोगों को एक और बात पता चलती है कि आर्थर को पुलिस वालों ने किसी और जुर्म के दौरान बंद कर लिया था, जिसके बाद से ये लेटर्स और मर्डर होना भी बंद हो गए थे। इसी केस के 7 साल बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो एक बार फिर आर्थर से मिलने जाता है, लेकिन वहां पर देखकर वो उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और जैसे ही आर्थर रिलीज हुआ था, क्रॉनिकल में फिर एक लेटर आया था। मतलब साफ है कि वही ज़ोडिएक है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी दोनों के पास में कोई भी सबूत नहीं था। डेव रॉबर्ट से कहता है कि तुम अपनी बुक को फिनिश करो और लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन डेव फिर भी नहीं रुकता। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि माइक के बयान के बेसिस पर आर्थर ली को एक बार उठा लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हो पाए इससे पहले ही आर्थर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। आगे चल के 2002 में फिर एक बार डीएनए टेस्ट की जांच होती है, जहां पर फिर एक बार डीएनए रिजल्ट्स मैच नहीं होते। इसीलिए माना जाता है कि ज़ोडिएक किलर आज भी जिंदा घूम रहा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।